Good afternoon, students. This is Dr. Anshoo Sharma, and today I shall be teaching English Literature BA Part 1 students uh, the sonnet by Shakespeare, which I had already introduced to you. And today I shall just be doing the analysis of the poem. The rhyme scheme we have already discussed. I have read out the poem for you. Not marble nor the gilded monuments. Now, as I had told you earlier, this poem is also for his friend, and here again he is going to tell us how the memory of his friend is encapsulated within this poem and how it has made his friend immortal. Okay, here this is sonnet number 55. It's there on your screens. Not marble nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme. I had told you that how the poem is beginning with a negative. It's beginning with not, but if you see, when you read the two lines, you realize that it has been used in a positive way. और शेक्सपियर बहुत क्लियरली यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ये सोनेट लिख रहे हैं इसके माध्यम से जो उनका मित्र है वो और उसकी मेमोरी जो है दैट विल आउटलिव दिस एरा, इट विल आउटलिव द टाइम्स एंड इट विल आउटलिव इवन द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स. गिल्डेड मैंने आपको पहले बताया, गोल्डन मॉन्यूमेंट्स जो बहुत मजबूत हैं, मार्बल में बने हुए हैं, बेहद खूबसूरत हैं, बहुत ग्रैंड हैं, बहुत लार्ज स्केल पे वो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं. और सारे राजे महाराजे, ऑल द प्रिंसेस एंड ऑल द किंग्स, जैसा कि आप जानते हैं दैट वेन एवर दे कम टू पावर दे ऑलवेज कंस्ट्रक्ट certain things. They construct palaces, they construct temples, they construct churches, and they construct museums. All of this is done to show how powerful they are. And the idea is that even if the kings and the princes they die, their memory will remain through these monuments. People will visit these monuments and they will remember, okay, that ये फला किंग के टाइम पे ये महल बना था या ये जगह बनी थी, और उसको याद करेंगे. किंतु यहाँ पे शेक्सपियर एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि इवन मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो भी समय की जब मार पड़ती है तो वो भी बिखर जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं, उनमें भी खराबियाँ आती हैं. किंतु ये जो पोएम लिखी है, जो सोनेट लिखा है इन्होंने, वो परमानेंट है. वो उसकी अंदर जो उन्होंने उनकी मेमोरी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको इम्प्रिंट कर दिया है. तो जो उनकी मेमोरी है वो शाइन करेगी. बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दीज पावरफुल कंटेंट्स. पावरफुल कंटेंट, अब ये बड़े मैं कई बार शेक्सपियर पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि कितने आराम से शेक्सपियर अपनी पोएम को बड़ा पावरफुल बताते हैं. एक तरह से देखा जाए तो ही इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग हिज ओन राइटिंग, ही इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग हिज ओन पोएम्स. एंड ही सेज दैट थ्रू दिस पोइट्री द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड विल live forever, and he says that you will shine more bright. मतलब किससे कंपैरिजन हो रहा है? ये कंपैरिजन हो रहा है गिल्डेड गोल्डन मॉन्यूमेंट्स से, कि उन गोल्डन मॉन्यूमेंट्स के मुकाबले में तुम्हारी मेमोरी जो है वो ज़्यादा ब्राइट शाइन करेगी इस पोएम के माध्यम से. दैन अनस्वेप्ट स्टोन बिस्मियर्ड विद स्लटिश टाइम. अब ये लाइन आप समझें. अक्सर देखा गया है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी सारी, बट काफ़ी सारी जो हैं आपने अपने लोकेलिटी में भी देखी होगी कि उनकी रिपेयर और मरम्मत जो है वो उचित तरीके से नहीं हो पाती है. एंड विद टाइम इट बिकम्स डर्टी, इट बिकम्स बिस्मियर्ड विद डर्ट, बिस्मियर्ड विद द रैवेजेस ऑफ टाइम. सो ही सेज कि वो सब जो हैं, जो स्टोन है, जो मार्बल है, जो गोल्डन गिल्डेड जिसको कहते हैं ग्लोब्स हैं, वो सब के सब जो हैं समय के साथ दे बिकम tarnished, they become dark, they become dirty. And he says when wasteful war shall statues overturn. अब ये एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब वॉर्स होते हैं, ये हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं या आमते हैं, आप देखेंगे कि जब भी वॉर होता है तो जो ओपोनेंट कंट्री होती है, अगर वो जीत रही होती है तो वो अंदर घुस के सारे के सारे जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है, स्टैचूज़ जो है उनको तोड़ देती है. ये बहुत एक आम सी बात है. और
खैर पता नहीं क्यों करते हैं, बट अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए ये एक बहुत कॉमन सी एक्शन है जो कि जो रूलिंग कंट्री है या जो पावरफुल कंट्री है या जो विनिंग कंट्री है वो ऐसा करती है, ऐसे एक्ट्स में इंडल्ज करती है. सो ही सेज व्हेन वेस्टफुल वॉर्स, व्हाई वेस्टफुल? बिकॉज वॉर्स आर ऑलवेज वेस्टफुल. As far as power is concerned, as far as money is concerned, as far as lives are concerned, हर एंगल से आप देखेंगे तो वेस्टेज ही है. रिसोर्सेज की, प्रेशियस रिसोर्सेज की वेस्टेज है. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रेशियस जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है, सबसे ज़्यादा उसकी नुकसान होता है. सो ही सेज व्हेन वेस्टफुल वॉर्स शैल स्टैच्यूज ओवरटर्न एंड ब्रॉयल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मेसनरी. ब्रॉयल्स आई हैव गिवन यू द मीनिंग, इट मीन्स फाइट्स. जब works of masonry works that have been made, buildings that have been made with cement, with stone, so all that is burnt down, all that is destroyed. And when you are fighting, when there is a fight, when there is a war, there is a large scale destruction of the strongest of buildings, strongest of palaces. So he says that the fights, they spoil, they break, they do away with even the strongest of handiwork done in stone and cement. Nor mars his sword, nor war's quick fire shall burn the living record of your memory. फिर क्या कह रहे हैं वो? Nor Mars, I had given you the reference that it's a god of war, and he says कि लड़ाई जब अपन लड़ते हैं तो ड्यूरिंग वॉर स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, फायर का इस्तेमाल किया जाता है. एंड ही सेज कि वॉर में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ बिल्डिंग्स आर रैवेज, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ पैलेसेस आर डिस्ट्रॉयड, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ फोर्ट्स, you know, they are destroyed through fire, through the fighting people, through guns, through cannons, they get destroyed. So he says that when war ravages, even the strongest of buildings, even the most beautiful of buildings, even the most golden of buildings will get destroyed. But ये समझिए आप कि तुम्हारी जो लिविंग मेमोरी है, द लिविंग मेमोरी ऑफ योर्स. वाई डज ही कॉल दिस रिकॉर्ड लिविंग? बिकॉज उसके अंदर एक लिविंग व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन, एक लिविंग व्यक्ति को याद किया जा रहा है, एक लिविंग व्यक्ति की याद में ये पोएम, ये सोनेट लिखी जा रही है. सो ही सेज दैट दिस इज़ अ लिविंग रिकॉर्ड एंड दिस कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड. वाई? अनदर सेंस में आप इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इस पोएम ये जीवंत क्यों है, ये जीवित क्यों है, इसको समझें. अब जो बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि कई 100 साल पहले ये पोएम लिखी गई और आज भी प्रेजेंट टाइम्स में भी हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं, तो हो गई ना जीवंत. केवल पन्नों के अंदर कैद नहीं है. 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले शेक्सपियर ने ये सोनेट लिखा और इतने सालों से इस सोनेट को एक पीढ़ी के बाद दूसरी के बाद तीसरी, पीढ़ी दर पीढ़ी आप कह सकते हैं कि लोग ये पोएम पढ़ रहे हैं. एंड हेंस इट इज़ अ लिविंग रिकॉर्ड, जीवित है वो, बिकॉज जनरेशन्स आर रीडिंग. एंड टुडे वी कम टू नो दैट WH करके कोई शेक्सपियर का फ्रेंड होता था. Physically he is not alive, but his memory is very much alive through this poem. So the living record of your memory is captured within these lines. Against death and all obvious enmity shall you pace forth. Now pace forth, ये जो टर्म है, दिस इज़, आप इसको समझें, पेस फोर्थ का मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड. और ये जो टर्मिनोलॉजी है, दिस इज़ ऑलमोस्ट यूज्ड फॉर वॉर्स. जब आप लड़ाई युद्ध करने जाते हैं तो अक्सर आप देखेंगे मार्च फॉरवर्ड करके आपको कहा जाता है. जो सोल्जर्स हैं दे आर टोल्ड टू मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द एनिमी कंट्री. सो द सेम काइंड ऑफ फीलिंग इज़ गिवन हियर दैट योर memory will pace forth, it will march forward against death and all obvious enmity. भले ही तुम्हारी डेथ हो जाएगी, भले ही किसी को तुमसे दुश्मनी रही हो, कुछ भी हो, सब कुछ परे रह जाएगा और तुम्हारी मेमोरी जो है वो मार्च फॉरवर्ड करेगी थ्रू दीज लाइन्स, थ्रू दिस सोनेट. एंड योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम इवन इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी. एंड योर प्रेज, तुम्हारी
ये अब पोएम क्या है, ये पोएम जो शेक्सपियर ने लिखी है वो अपने दोस्त के प्रेज में ही तो लिखी है, उसको याद करने के लिए तो लिखी है. तो ही सेज दैट दिस पोएम विल फाइंड रूम इवन इन आइज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी. पोस्टेरिटी शब्द का मतलब आप लोग समझिए, पोस्टेरिटी का मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन. तो कह रहे हैं ना, शेक्सपियर ने जो क्लेम करा वो बिल्कुल सही करा, क्योंकि अपन क्या है, अपन शेक्सपियर की फ्यूचर जनरेशन ही तो हैं. Okay, we are the present times and Shakespeare had written it many, many years ago. So he said that the future generation will be reading you, will be knowing about you. So he says that you will remain alive in the eyes of posterity, in the eyes of future generation. That is us. हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है. So you will go forward, you will pace forth, you will march forward, and the future generation will know you very well and remember you very well, that wears this world out to the ending doom. So it is going to outlast this. Everything comes to an end. Whatever is born has to come to an end. And there are some things which outlive, in comparison, they outlive, the other perishable goods. But your memory is going to remain, and it is, this poem is going to remain till the end of doom, till the end of this world. So till the judgment that yourself arise, you live in this and dwell in lovers' eyes. So again, in the last two lines you can see ये couplet है. आपको मैंने पहले ही बताया कि जो सेंट्रल आइडिया होता है उसको कल्मिनेट करा जाता है, उसको फिनिश किया जाता है, जिसको कहते हैं डंके की चोट पर शेक्सपियर ऐलान कर रहे हैं कि मित्र, तुम्हारी जो मेमोरी है वो जीवन पर्यंत, एक जनरेशन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन योर मेमोरी विल रिमेन अलाइव. सो ही सेज till the judgment day. What is the judgment day? I had explained it to you in the last lecture, but I'll quickly repeat it again. Judgment day is आपके वो वाला दिन जब सारी दुनिया जो है, जब सब ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से सबके सब जो हैं ये आप कह सकते हैं भगवान के सामने खड़े होंगे और उनको उनके कर्मों के अनुसार they will be given either paradise or hell. So on that judgment day, till that judgment day when this whole world will rise once again and be there in front of the eyes of God, there, till then you will be rising up again, okay, and you will see, you will find that all these years you have lived, you, maybe your physical body had died but your memory had lived. You live in this and dwell in lovers' eyes. Now here lovers is not reference to beloved. लवर्स का मतलब है यहाँ पे admirer, ओके, पीपल हु admire you, पीपल हु remember you. अब हम क्या हैं, हम भी तो शेक्सपियर की पोएम पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से जिन्होंने भी ये सिलेबस बनाया आप लोगों के लिए क्या है, वो admirer है ना शेक्सपियर के, जिन्होंने ये सोनेट जो है उसको सिलेक्ट करके डाला है आपके सिलेबस के अंदर. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड what Shakespeare is trying to convey. He says that you will live in this यहाँ पे this का मतलब है ये पोएम, ये सोनेट, ठीक है. सो यू विल लिव इन दिस, तुम इस सोनेट के अंदर हमेशा जीवित रहोगे, एंड ड्वेल इन लवर्स आई. और लवर्स कौन है यहाँ पे, हाल फिलहाल लवर्स कौन है, मैं और तुम लोग, ठीक है, जो ये पोएम को पढ़ रहे हैं. तो हम शेक्सपियर के एडमायरर हैं. शेक्सपियर ने जो पोएम लिखी है, शेक्सपियर ने जिस पोएम के अंदर अपने दोस्त को एक सेंट्रल जो आप कह सकते हैं प्रोटैगोनिस्ट है, हीरो है पोएम का आप कह सकते हैं, उसको हम एडमायर कर रहे हैं, उसको हम याद कर रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. सो you will live in this, that is you will live within this poem, you will live within the lines of this sonnet, and you will dwell का मतलब होता है again रहना, and you will dwell in lovers' eyes. And very much the friend is living in our eyes because we are reading about him in these lines, in this sonnet, in this poem which has been written by Shakespeare. So both Shakespeare as well as his friend have become immortal, and we are still remembering them. We are still, today also we know about his friend, we know how Shakespeare was so much attached to his friend, and we are reading about him, and we are learning so much, okay. So again a very pithy poem, again a very short लाइन्स यू कैन सी क्लियरली आपके स्क्रीन पे है. लास्ट के जो दो हैं कपलेट हैं वो अलग से दिए हुए हैं क्योंकि वो कंक्लूडिंग लाइन्स हैं, और बाकी आप देख सकते हैं कि 8 लाइनों के अंदर
उन्होंने expand किया. He talked about the central idea, the central theme, and in the other 6 lines he has kind of concluded. And जो भी उन्होंने build up किया था, जो अपनी बात कहना चाह रहे थे, उसको conclusion जो है वो last 2 lines में दे रहे हैं. So I hope you have understood the sonnet form, and you have understood how interesting and how in a very very a tight-knit way the poet tells us so much. He's given us so many different examples. He's taken up so many different metaphors and similes to convey his idea, and very clearly whatever he has wanted to say, he has been able to do it very successfully within this short sonnet. So please go through the lines, listen to the recording carefully, and if there is anything else, any clarification needed, please get in touch with me over WhatsApp. Till then, till the next lecture, take care and bye bye. See you again soon.